हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि अनीमिया के बारे में। अनीमिया के टाइप्स पढ़ेंगे और बेसिकली मैं मेन इंपॉर्टेंट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अनीमिया में। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया इज द जब हमारा हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम का रेंज जो होती है विद इन द नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ अनीमिया। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो WHO ये बोलता है कि 13 ग्राम पर डीएल से कम हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है 13 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है, तो दैट इन द नॉर्मल अडल्ट मेल में कम हो जाता है तो हम अनीमिया बोलेंगे। और अगर हमारा इन केस ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 12 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है तो हम उसे अनीमिया बोलेंगे। और अगर हमारा प्रेग्नेंट फीमेल में 11 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ अनीमिया इन द प्रेग्नेंट वुमेन। लेकिन अगर हम आईसीएमआर के अकॉर्डिंग देखें तो आईसीएमआर ये बोलता है कि अगर हमारा आईसीएमआर क्या बोलता है, जो WHO की रीडिंग है यानी कि उससे 1 ग्राम पर डीएल कम हो जाना, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ अनीमिया कंसिडर करते हैं आईसीएमआर वाली। तो ठीक है, अनीमिया जो होता है, अनीमिया बहुत टाइप्स के अनीमिया हमने देखा है। अनीमिया ब्लड लॉस के थ्रू भी अनीमिया हो सकता है, या फिर हमारा न्यूट्रिशनल अनीमिया में हमारे आते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, और हमारा आता है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया। ये बहुत सारे ऐसे जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया भी बोलते हैं जिन्हें हम ब्लड लॉस से थ्रू हो सकता है, या फिर हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो सकता है, या फिर कोई क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक डिजीज़ है यानी कि इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, या फिर रेनल और लीवर की कोई डिजीज़ है, या फिर उसके साथ साथ हमारा इम्यूनोसप्रेशन डिजीज़ हो सकती है ना, या फिर बोन मैरो सप्रेशन हो गया, तो उससे भी कंडीशन हमारी अनीमिया हो सकता है। या फिर हमारे क्या है, वो हेरिडेटरी डिजीज़ हो गई। हेरिडेटरी डिजीज़ में हेरिडेटरी अनीमिया का मतलब दैट इज थैलेसीमिया, या फिर सिकल सेल अनीमिया हो गया पेशेंट को, तो भी कंडीशन क्या हो सकती है, हमारी अनीमिया कंडीशन होती है। अगर हम बात करें तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में क्या होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मोस्टली ये होता है कि अगर हमारे आयरन का अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर इनटेक ऑफ आयरन कम हो रहा है, तो तब भी कंडीशन हमारी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हो सकती है। मोस्ट कॉमनली ये जो होता है यंग चिल्ड्रंस या फिर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्लड लॉस उस टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड लॉस हो रहा होता है, और ब्लड लॉस जब होता है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। या फिर इन केस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में मोस्टली चांसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं हमारे आयरन डेफिशिएंसी से, अनीमिया से होते हैं रिलेटेड, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में क्या होता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो हमारा आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है। या फिर हमारा क्या होता है, आयरन इंटेक कम हो रहा है, आयरन इंटेक के साथ साथ आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हो सकती है। आरबीसीज का साइज भी क्या हो जाता है, माइक्रोसिटिक आरबीसीज कंडीशन, ये ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आरबीसीज का साइज भी छोटा हो जाता है और हाइपोक्रोमिक कंडीशन हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, आरबीसीज का साइज का मतलब दैट इज अ माइक्रोसिटिक कंडीशन होती है और हाइपोक्रोमिक कंडीशन होती है। माइक्रोसिटिक का जैसे हमें पता ही है, माइक्रोसिटिक कंडीशन का मतलब जो आरबीसीज का साइज होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। अगर इससे कम हो जाता है आरबीसीज का साइज, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। माइक्रोसिटिक एंड द हाइपोक्रोमिक का मतलब अगर 25 से 31% ऑफ द हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ हाइपोक्रोमिक कंडीशन। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसीज इज अ माइक्रोसिटिक एंड द हाइपोक्रोमिक होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसीज आर द माइक्रोसिटिक एंड द हाइपोक्रोमिक होती है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये कैसे कैसे होता है, आयरन डेफिशिएंसी होने के कॉजेज़ क्या हैं। जैसे हमारा आयरन डेफिशिएंसी कैसे हो सकता है, या फिर कोई हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन हो गया है, या फिर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या फिर क्रॉनिक मलेरिया वाली कंडीशन है तो हो सकता है, या फिर आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है तो हो सकता है, उस वाली कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो हम इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप आयरन रिच फूड खाओ। आयरन रिच फूड कौन से होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकते हैं, जैगरी फूड्स हो सकते हैं, जैगरी फ्रूट्स खाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बोलते हैं, जैगरी यानी कि गुड़ चना, ये सब चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं। और उसके साथ साथ पेशेंट को विटामिन सी भी लेने के लिए बोलते हैं।
विटामिन सी दैट इज कॉल्ड द सिट्रस फ्रूट लेने के लिए बोलते हैं, वाइट सिट्रस फ्रूट या फ्रूट जूस पीने के लिए बोलते हैं, सो दैट कि पेशेंट अगर आयरन इनटेक ले रहा है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो जाए। तो आयरन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है पेशेंट का, तो हम क्या पेशेंट को एडवाइस करते हैं, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं विटामिन सी रिच कंटेनिंग फूड लेने के लिए बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट लेने के लिए बोलते हैं, सो दैट कि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो आयरन की डेफिशिएंसी होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। अब पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ये सब चीज़ें करने के लिए, अगर तब भी नहीं हो रहा तो ओरल आयरन प्रिपरेशन या फिर हम क्या करते हैं पेरेंटल या फिर आईवी के थ्रू देते हैं। जब भी हम ओरल आयरन टैबलेट्स देते हैं, ओरल आयरन टैबलेट्स में हमारा फेरस फ्यूमेरेट, फेरस सल्फेट, ये वाली टैबलेट्स होती हैं, लेकिन पेशेंट को इससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग रहेगा। पेशेंट को लगेगा, जब पेशेंट ओरल आयरन टैबलेट्स ले रहा है तो पेशेंट को लगेगा कि वो मेटेलिक टेस्ट आ रहा है, उसका मेटेलिक टेस्ट आ रहा है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेशेंट का जो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उसको ब्लैक स्टूल भी फॉर्म होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर उसको बहुत ज़्यादा मेटालिक टेस्ट आएगा उसको जब भी लेगा। तो फिर उसको एडवाइस करेंगे हम पेशेंट को, नर्सिंग मैनेजमेंट यही होती है कि हम पेशेंट को क्या एडवाइस कर रहे हैं अगर पेशेंट की ओरल आयरन टैबलेट चल रही है तो सबसे पहले हमारा ये है कि अगर पेशेंट की ओरल आयरन टैबलेट चल रही है तो हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि पेशेंट को टैबलेट जो है उसको पानी में घोलकर स्ट्रॉ से लेना है। और अगर वो स्ट्रॉ से ले रहा है तो टेस्ट नहीं आएगा, टंग पर टेस्ट नहीं आएगा, तो टंग पर टेस्ट नहीं आएगा तो मेटालिक टेस्ट लगेगा नहीं उसको। और अगर टेस्ट नहीं आएगा तो जैसे ही वो ले रहा है आयरन टैबलेट तो उसके साथ साथ उसको क्या करना है, टैबलेट अगर ले रहा है, टैबलेट मेटालिक टेस्ट ना आए और तभी के तभी उसको ब्रश करना है, ब्रश करने के लिए बोलना है। और उसके साथ साथ पेशेंट को ये भी बोलना है कि अगर पेशेंट की ओरल आयरन टैबलेट चल रही है तो पेशेंट को ये बोलना है कि पेशेंट को मील के साथ लेना है, आयरन टैबलेट जो है मील के बिटवीन लेना है, लेकिन मील से पहले खाली पेट एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, दूध के साथ आयरन टैबलेट नहीं लेना, या फिर कोई एंटी एसिड अगर चल रही है तो उसके साथ कभी भी आयरन टैबलेट्स नहीं लेनी है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी ओरल आयरन प्रिपरेशन की, उसके हमने साइड इफेक्ट्स भी पढ़ लिए और अगर हमने एडवाइस भी कर दी पेशेंट को। अब उसके बाद आता है हमारा पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन। पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन में हम पेशेंट को अगर हम देते हैं तो हम आईएम के थ्रू देते हैं या फिर हम आईवी के थ्रू देते हैं। तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जैसे आने वाले ईएसआईसी एंड डीएसएसबी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे हम ओरल आयरन प्रिपरेशन देते हैं तो आईएम देते हैं, तो आईएम में हम कैसे आईएम देते हैं, आईएम की टेक्निक क्या होती है, ये पूछा जा सकता है। जैसे हम आईएम देते हैं जब भी आयरन प्रिपरेशन वाली इंजेक्शन सब दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को डीप ग्लूटियस आईएम इंजेक्शन देते हैं विद द जेट्रेक मेथड से देते हैं। और जेट्रेक मेथड क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन को लीकेज ना हो, और उससे हम पेशेंट को ये भी बोलेंगे कि रब नहीं करना है उसको। ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम आयरन प्रिपरेशन दे रहे हैं तो पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, उसे रब नहीं करना है, और उसके साथ साथ उससे पेशेंट को यही बोलना है जेट्रैक टेक्निक से ही हम जब भी आयरन देते हैं और डीप ग्लूटियस मसल में ही देना है, डीप ग्लूटियस मसल में देना है, जेट्रैक टेक्निक से देना है और पेशेंट को, ताकि उसके लीकेज, आयरन मेडिकेशन को लीकेज ना हो, और लीकेज अगर होगी तो पेशेंट को इरिटेशन होगी, वहाँ पर इरिटेशन होगी तो पेशेंट के वहाँ पर वो हो जाएगा, क्या नाम है, एडिमा हो जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को डीप ग्लूटियस मसल में इंजेक्शन देते हैं आईएम। लेकिन अगर हम आईवी दे रहे हैं तो हम आईवी जब भी हम आयरन की मेडिकेशंस हम आईवी देते हैं तो हम पेशेंट को नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके, आयरन मेडिकेशन को मिक्स करके, फिर उसके बाद हम 6 to 8 आवर्ली इन्फ्यूज़ करते हैं। इसलिए जल्दी हम आईवी कभी भी नहीं देते, मतलब स्पीड में फास्ट स्पीड में नहीं करना है। जब भी हम आईवी दे रहे हैं आयरन के इंजेक्शंस को, उसको ये ध्यान में रखना है। आईएम में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हम आयरन इंजेक्शन देते हैं आईएम में डीप ग्लूटियस मसल के साथ साथ जेट्रैक टेक्निक लेते हैं टू प्रिवेंट द लीकेज। अगर लीकेज हो जाती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जेट्रैक टेक्निक यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ इसको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके साथ साथ हमें बात करनी है कि आयरन डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो हम ये चेक करते हैं, डेली आयरन रिक्वायरमेंट का एक फॉर्मूला होता है आयरन रिक्वायरमेंट का, दैट इज़ द 4.4 इंटू में वेट ऑफ द बॉडी इन केजी इंटू में हीमोग्लोबिन कितने ग्राम पर डीएल है, जितना भी है।
अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 6% से कम हो जाता है तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, और उसमें पेशेंट डॉक्टर्स बोलते हैं कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें में बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने के बहुत बहुत चांसेस है। सबसे पहले कि आयरन का इंजेक्शन कैसे देते हैं, आयरन को इंजेक्शन कैसे देते हैं, और उसके साथ साथ पेशेंट को अगर हम आयरन और आयरन टैबलेट चल रही है तो मिल्क और एंटासिड्स के साथ नहीं देना है, और अगर पेशेंट की ओरल आयरन टैबलेट चल रही है तो स्ट्रॉ के साथ एडवाइस करनी है उसको, और मेटालिक टेस्ट या नोज़िया वॉमिटिंग आ रहा है तो उसको पेशेंट को वो देना है कि ये टैबलेट से हो गई, ठीक है, ये साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है, तो उसको पहले से अवेयर करना है इसको कि ओरल आयरन टैबलेट्स ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड विद ऑल द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।